हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हेल्पलाइन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय जेसी चौधरी। आज हम बात करते हैं पीजीडी से सेकंड सेम के सिलेबस की। अभी हमारे यहाँ पर सेकंड सेम का फर्स्ट पेपर आपका रहेगा आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। पीजीडी से और टीसीए में दोनों ही लगभग यह पेपर आपका कॉमन रहता है। कुछ टॉपिक्स आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन लगभग दोनों कवर होंगे। हमारा प्रयास है कि हम आपको पीजीडीसी और डीसीए दोनों का ही एक साथ सिलेबस कंप्लीट कराएं। इससे आपको डबल फ़ायदा रहेगा। पहला बेनिफिट तो ये रहेगा कि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ये मालूम होगा कि आपके कोर्स के अलावा भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और कौन सा डेटा छूट गया है। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, पहले ये डीसीए सेकंड सेम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। अब डीसीए सेकंड में केवल आईटी ट्रेंड्स के नाम से सब्जेक्ट रहा है, एंड टेक्नोलॉजी अब आपके साथ पीजीडी से सेकंड सेम में जुड़ चुका है। चलिए सब्जेक्ट को अच्छे से हम समझ लें। आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट थोड़ी लंबी होने जा रही है, इसमें काफ़ी सारा डेटा है, काफ़ी सारा कंटेंट है, तो हम उस पर चलते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आप देखिए ई गवर्नेंस, ई डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट एफर्ट टू इंक्रेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, पीपीपी मॉडल, ई गवर्नेंस वेबसाइट्स, ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड का कुछ अलग डेटा है। यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ, इन 5 यूनिट में हमारा पूरा यह पेपर कंप्लीट हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि केवल 5 वीडियो में हम इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लें और आपका एक पेपर 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। लेकिन चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में जो हमारे पास पहला टॉपिक आपका है ई गवर्नेंस क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि ई गवर्नेंस का अर्थ होता है ई गवर्नेंस का अर्थ, यहाँ पर हम यहाँ पे ई गवर्नेंस के बारे में बता दें। ई गवर्नेंस मतलब होता है, ई गवर्नेंस सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुँचाने का कार्य। ई गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट के वो सारे कार्य जो अभी तक विभागों के माध्यम से होते थे, उन सबको करने के लिए यहाँ पर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एक प्लेटफॉर्म है तो वो ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस के द्वारा हम यहाँ पर सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से कर सकते हैं, और इन ऑनलाइन कार्यों को जब हम यहाँ पर करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि भ्रष्टाचार से बचत होती है और पारदर्शिता बनती है। समय की बचत है, श्रम की बचत है, धन की बचत है। यहाँ देखिए हम समय, धन, श्रम सबकी बचत होती है और देश के विकास में योगदान मिलता है। ये सारी सुविधाएं हमको कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगी। आज इस दिशा में हमने इतना ज़्यादा कार्य कर लिया है कि कोई भी कार्य अगर आपको करना है वो हम यहाँ ई गवर्नेंस के माध्यम से कर सकते हैं, जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, जो व्यापार से जुड़ा हुआ हो, या जो शासकीय सेवाओं या किसी भी प्रकार की निजी सेवाओं से जुड़ा हुआ हो। इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग, जो आपके यहाँ आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग हमारे लिए कितना यूज़फुल हो गया है। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हम कई सारे काम बहुत सरल तरीके से कर लेते हैं। इसको ज़्यादा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जब गवर्नमेंट को सरकार चलानी है तो उसको टैक्सेस की आवश्यकता होती है। वो टैक्सेस भी अपन यहाँ से ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करने से ये होता है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब ऑनलाइन वे में आप पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट को मालूम है आपने कितना माल परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना प्रॉफिट गेन किया है, और उस पर आपको कितनी लाइबिलिटी में कितना टैक्स देना है, और वो सारा टैक्स आप ऑनलाइन वे में दे सकते हैं। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के ऑनलाइन बिल भरे जा सकते हैं। हमको मोबाइल रिचार्ज करना है तो हम हमारे मोबाइल से ही ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। हमारी डिश को अगर हमको टाटा स्काई या डिश टीवी जो भी आप डिश यूज़ कर रहे हैं उसका रिचार्ज करना है तो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही हम बिजली पानी को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बिजली की फैसिलिटी तो आपको अलग अलग बिजली कंपनियां जो हैं वो आपको ऑनलाइन देती है, लेकिन पानी और संपत्ति कर, जल कर और संपत्ति कर की फैसिलिटी आपको नगर पालिका के माध्यम से मिलती है, और लगभग मध्य प्रदेश में सारी नगर पालिकाएँ ऑनलाइन हो गई है और आप यह फैसिलिटी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारा सरकार से काम क्या होता है, सरकार से हमको कई सारे कार्ड्स या कई सारे ऐसे दस्तावेज बनाने होते हैं जिनकी आवश्यकता उनको समय समय पर पड़ती रहती है। जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, जाति प्रमाण पत्र है,
ठीक है, आय प्रमाण पत्र वगैरह ये सभी हम यहाँ पर बनवा सकते हैं। इसके अलावा हमको इनकम टैक्स अगर फाइल करना हो तो हम आयकर रिटर्न फाइलिंग भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही ट्रेन, बस और हवाई जहाज के टिकट की बुकिंग वगैरह करना हो तो वो कार्य भी हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो ई गवर्नेंस 4 प्रकार की होती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में आपस में जो सामंजस्य स्थापित होता है वो G2G कनेक्शन कहलाता है। गवर्नमेंट के का एक विभाग गवर्नमेंट के दूसरे विभाग से किस तरह से जुड़ता है, ये G2G होता है। इसमें विभिन्न सरकारी संस्थाएं, राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय सरकारों के बीच और इकाइयों के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य होता है। सेकंड होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो जनता के लिए कार्य करना होता है और उसको जनता से सीधे सीधे जुड़ाव चाहिए। इस जुड़ाव के लिए गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज का यूज़ हम करते हैं। आज हम देखते हैं कि सार्वजनिक सेवाओं को गवर्नमेंट सीधे सीधे नागरिकों तक पहुंचा रही है और नागरिक भी अपने शासकीय नीतियों पर अपने विचार और शिकायतों को साझा कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम एक अच्छे शासन की कल्पना करें तो उस अच्छे शासन में नागरिकों की सुविधा और सहभागिता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। G2C के माध्यम से सिटीजन सीधे सीधे गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होता है और गवर्नमेंट भी सिटीजन के साथ कनेक्ट होती है। गवर्नमेंट को पता चलता है कि जनता के बीच में किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन नीतियों की आवश्यकता है, किन नियमों की आवश्यकता है और किन संसाधनों की आवश्यकता है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कोई अगर शिकायतें हैं तो वो शिकायतें भी यहाँ पर सुनी जाती है और समझी जाती है, और ये सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है। नेक्स्ट होता है इसका गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट को सेवा तो देनी है सिटीजन को, लेकिन जो सेवा देने के लिए जो धनराशि चाहिए वो उनको अर्जित करनी है बिजनेसमैन से। ई गवर्नेंस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर माना जाए तो वो गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, क्योंकि बिजनेस व्यापारी वर्ग जो होता है वो अर्थव्यवस्था के प्राण होते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B का यूज़ किया जाता है। इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस और सरकार के बीच में सहज रूप से संबंध स्थापित होते हैं। इनका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करने के साथ ही पारदर्शिता स्थापित करना है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को चलाने के लिए समय समय पर लाइसेंस और उनके रिन्यूअल की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर उसको ऑफलाइन वे में हम करने जाते हैं तो एक व्यापारी का अपना समय भी बर्बाद होता है और उसको व्यापार में हानि भी होती है। अगर वो उसके व्यवसाय को छोड़कर बार बार विभागों के चक्कर काट रहा है तो उसका नुकसान उसको झेलना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना है तो यह बहुत इजीली वो कर पाता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी फैसिलिटी ये होती है कि ये 24 आवर्स काम करता है। आपके को ऑफिस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट नहीं करना होता है। आपको कोई 9 से 5 का टाइम निकाल कर अपना काम नहीं करना होता है। आप रात को 2 बजे उठकर भी अपना काम कर सकते हो, सुबह 5 बजे भी अपना काम कर सकते हो। तो किसी भी टाइम पर आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक पारदर्शिता भी स्थापित करता है, साथ ही ये सहज और सरल हो गया है। और सहज और सरल होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से इसके रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अगला होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखे और उनकी सारी गतिविधियों को एनालाइज करती रहे। गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि उसके एम्प्लॉय की संख्या कितनी है, किसको कब रिक्रूट किया, किसको कब प्रमोशन देना है, किसकी कितनी सैलरी होती है, किसका कितना इंक्रीमेंट होता है, कितना इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो आर्थिक भार कितना बढ़ेगा। ये सारी जानकारियाँ गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और एम्प्लॉय को भी ये मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट से उसका जुड़ाव कब से है और किस तरह से वो सारी फैसिलिटीज़ उसको प्राप्त हो रही है, कब उसको कौन सी फैसिलिटी प्राप्त हुई थी। ये सारा ऑन रिकॉर्ड उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे ई गवर्नेंस के चरण। ई गवर्नेंस के अंतर्गत कार्य कैसे होता है, किस तरह से काम होता है, तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। ई गवर्नेंस की शुरुआत यहाँ पर 4 चरणों में होती है। सबसे पहले कंप्यूटरीकरण। कंप्यूटरीकरण मतलब सबसे पहले व्यक्तिगत कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ सभी शासकीय कार्यालयों में PC स्थापित किए गए। ये सबसे महत्वपूर्ण था। आज हम देखते हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सारे विभागों को कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है और जितना भी फाइलों में डेटा था उन सबको कंप्यूटराइज कर दिया गया। ठीक है,
इसे कहते हैं हम कंप्यूटरीकरण, मतलब सारा डेटा अब कहाँ गया, कंप्यूटर पर